हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच सीडीपी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए, हम कोहलबर्ग आपको पढ़ाए हुए थे, दो बात बताए हुए थे। एक बताए थे नैतिक तर्कना, उसी को नैतिक तर्क शक्ति बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं मोरल रीजनिंग। और एक बताए हुए थे नैतिक दुविधा, जिसे हम लोग बोलते हैं मोरल डिलीमा। देखिए, इसी मतलब कहानी प्रस्तुत किए हुए थे और उसी के आधार पर ये दो बात बताए हुए थे। देखिए, यहाँ पर हम बात समझा, दोनों चीज आप समझ जाइएगा तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आप बता दीजिए। देखिए, जब कोई भी आदमी के पास ऐसा दुविधा आ जाता है जो उसमें निर्णय लेने में वो कंफ्यूज रहता है कि हम कौन, जैसे मान लीजिए कोई उसके सामने दो समस्या आ गया और दोनों समस्या में से उसको कोई चूज करना है और वो नहीं चूज कर पाता है, तो होता है नैतिक दुविधा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन पड़ेगा, मतलब उसमें चिंतन आ गया कि हम कौन सही है कौन गलत है। तो ये चीज जब उसमें चिंतन आ जाता है, चिंतन पर किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं नैतिक तर्कना या इसी को मोरल रीजनिंग बोलते हैं। यहाँ पर नैतिक तर्कना, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला नैतिक तर्कना। और जो डी नंबर ऑप्शन है, जब कहता है कि जब हम दो समस्या है उसमें समस्या को चूज नहीं कर पा रहे हैं और कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पे नैतिक दुविधा होता है। देखिए, पहला तो पूछेगा कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक था, आप बताइएगा अमेरिका का। दूसरा है कि कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। और तीसरा बात आप देखिए, इस चीज को आप सिंपल समझिएगा कि जो नैतिक तर्कना या नैतिक जो दुविधा होता है वो क्या बोले हैं, ये दो कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किए हुए थे। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। देखिए, ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दिखा रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार क्या है कि दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा हो चाहे या मतलब एक ही मतलब माता पिता के हो, मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस जरूर होगा। तो वही चीज बोला जा रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है, मतलब एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आप पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहला लिखा हुआ है वातावरण के प्रभाव से। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि जन्मजात विशेषताओं के कारण। तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। और चौथा आंसर है डी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव से, सही है, ठीक है। चलिए, आप जिस वातावरण में रहिएगा बच्चा उसी अनुरूप में आएगा। दूसरा ऑप्शन है जन्मजात विशेषताओं के कारण। देखिए, ऐसा बात नहीं कि उसमें जन्मजात विशेषता के कारण व्यक्तियों से भिन्न होता है, ये बात तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का। सबसे उपयुक्त ऑप्शन यही है। देखिए, पहला आता है वंशानुक्रम के माता पिता से जो जीन प्राप्त होता है उससे अलग होता है। और दूसरा बात क्या है कि वो जिस वातावरण में रखिएगा वो उसी के अनुरूप होता है। ठीक है, तो आपका ये सबसे ऑप्शन। देखिए, वातावरण तो यहाँ होगा, लेकिन मान लीजिए कोई दो बच्चा को आप समान वातावरण है, लेकिन दोनों बच्चा का माता मतलब एक जैसा, तो मतलब जीन नहीं मिल सकता है, तो क्या उससे, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। और प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है, ये जरूरी नहीं। देखिए, दो जुड़वा बच्चा होगा तो दोनों का तो सेम होगा, लेकिन वातावरण अलग अलग मिलेगा तो उसमें भिन्नता मतलब अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अंतर भिन्नता में अंतर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त आपका आंसर कौन हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तीसरा ऑप्शन, अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिमुखी व्यक्तित्व का है। बहिमुखी व्यक्तित्व कहने का मतलब हुआ कि एक्स्ट्रावर्ट, एगो इंट्रोवर्ट होता है, एगो एक्स्ट्रावर्ट होता है। तो बोल रहा है कि बहिमुखी व्यक्तित्व किसका होता है। देखिए, जो नेता लोग होते हैं ये लोग में क्या होता है, नेता होता है जो भाषण उषण देते हैं, उस समय बहिमुखी व्यक्तित्व होता है। उनमें क्या होता है, देखिए पहला होता है मिलन स्वान, एकदम सही है कि पहला एकदम ऑप्शन सही है कि उसमें मिलन स्वान वाला गुण रहेगा। दूसरा है नेतृत्व शक्ति, नेतृत्व शक्ति करने का भी होगा उसमें। और तीसरा है आक्रमण स्वभाव, ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा कि इनमें सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में कौन सा लक्षण बहिमुखी व्यक्तित्व का है, तो जो नेता लोग होते हैं वो क्या होता है, बहिमुखी व्यक्तित्व। जो ज्यादा बोलने वाला वाचाल टाइप का होता है वो भी किसी बहुमुखी व्यक्तित्व का रहता है। और दूसरा होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होता है जो शांत रहे, एकदम अपने में खोए रहे, वो होता है अंतर्मुखी। जो वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ सब होते हैं, जो अपने आप में खो जाते हैं, वो अंतर्मुखी होता है। और ये जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का जो बताए हुए थे व्यक्तित्व का बांटे थे दो भागों में, ये कार्ल युंग नामक मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, ये जॉन डीवी के शिष्य थे, याद रखिए, कार्ल जुंग उनका नाम था। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछते हैं
चौथा नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बताई थी। याद रखिएगा, जहां भी वाइगोत्स्की आएगा, वाइगोत्स्की जहां भी आपको दिखाई देगा, समझ जाइएगा कि वो सामाजिक चीज को बताते हैं, मतलब सामाजिक कारक का महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ पे आप सामाजिक मार सकते हैं, आंसर आपका सामाजिक। जहां भी आपको वाइगोत्स्की मिला, आप सोचे सामाजिक को टिक कीजिएगा। देखिए, नैतिक बोले हैं कौन, कोहलबर्ग दिए हुए हैं, और नैतिक कौन दिए हुए हैं यहाँ पे, कोहलबर्ग दिए हुए हैं। और पर्यावरण जहां भी आपको मिलेगा तो समझिएगा प्याजे, और पुनर्बलन जहां भी मिलेगा आप स्किनर को मारिएगा, एकदम ये सब फिक्स, मतलब जहां भी रहे आप मार सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछते हैं पांचवा, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बोल रहा है। देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन से आपको ही मिल जाएगा कौन आंसर होगा। देखिए, पहला ऑप्शन है बार बार ली जाने की परीक्षा, जहां आपको परीक्षा होगा समझिए कोई ऑप्शन आपको सीडीपी में कबो नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। देखिए, लचीलापन भी जहां रहेगा आपको समझिएगा आंसर वही ज्यादातर होता है। मान लीजिए ये सही होगा। आप नीचे हम पढ़ते हैं, केवल केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, मतलब जो पाठ्य पुस्तक में देती है उसी अनुदेशन देके चले गए। तो केवल भी जहां रहेगा वो भी ऑप्शन नहीं होता है। और डी नंबर ऑप्शन है, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। जहां हम बोले हैं परीक्षा जहां भी होगा वहां पर आंसर हो भी नहीं करता है। तो आपका कौन आंसर हो जाएगा, कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में जहाँ लचीलापन होता है, कि बच्चे के अनुरूप हम उसमें चेंज कर सकते हैं कोई चीज, वही होता है लचीलापन, उसी को बोलते हैं फैसिलिटी, वही लचीलापन होता है। तो वही जहाँ लचीलापन हो समझिए कि ज्यादातर आंसर वही होता है। ये चीज सब ऑप्शन काटने का आपको ढंग हो जाएगा, तो आप भी क्वेश्चन को जल्दी मतलब बना लीजिएगा। फिर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला बी नंबर ऑप्शन आपको हो जाएगा। फिर आया क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भौतिकी की कक्षा में किया जा रहा था, यह उदाहरण है। देखिए, आप भी अब क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो देखिए क्लास जो 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है, हम जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ बोला जा रहा था। ये उदाहरण किसका है, देखिए, अधिगम हस्तांतरण या अंतरण उसी को बोलते हैं, वो 3 प्रकार का होता है। सकारात्मक अंतरण या हस्तांतरण बोलते हैं, इसी का भी 2-3 और भाग है, लेकिन 3 मेन होता है। दूसरा है नकारात्मक अंतरण और तीसरा है शून्य अंतरण। देखिए, सकारात्मक क्या होता है, सिंपल समझिएगा, कि हम कोई एक चीज सीखे हुए हैं और उसका जब हम दूसरा क्षेत्र में यूज करते हैं, जब उसमें फायदा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक अंतरण कहते हैं। दूसरा जब निगेटिव नकारात्मक अंतरण क्या होता है, कि जब हम कोई चीज सीखे हुए हैं और दूसरा चीज में उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो हानि पहुंचाए या बाधा उत्पन्न करे। जैसे आप चाय चाय पी लिया और पढ़ाई कर रहे हैं और चाय पी लिया, आपको नींद आ गया तो बाधा उत्पन्न कर दिया, तो क्या नकारात्मक अंतरण या हस्तांतरण हुआ। तो यहाँ पर आपका कौन आंसर हो जाएगा, क्योंकि भौतिक में क्या कर रहा है कि आप उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला सकारात्मक अंतरण। आपका ऑप्शन यही रहता है कि उपयोग कर रहे हैं और हमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आपका नकारात्मक हो जाता है। शून्य क्या होता है, कि मान लीजिए कोई सीखे हुए हैं दूसरा क्षेत्र में उसका उपयोग करे, ना फायदा करे ना घाटा करे, तो क्या हो जाएगा, शून्य अंतरण हो जाता है। जैसे आप कबीर के दोहे का पढ़े हुए हैं और रहीम के दोहे में यूज कीजिएगा तो ना फायदा करेगा ना घाटा करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कि शून्य अंतरण हो गया। आप बैटिंग सीखे हुए हैं, बॉलिंग में उसका यूज करीबे कीजिए तो कहाँ कुछ फायदा भी नहीं होगा। तो शून्य अंतरण का या हस्तांतरण का एग्जाम्पल है। देखिए, 7वां क्वेश्चन है कि किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक मतलब उचित है। पहला ऑप्शन है चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित करना। देखिए, याद रखिएगा कि बाल्यावस्था में मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित मतलब चिंतन होता है, मूर्त होता है मतलब आदमी जो कोई सामने रहता है उस पर वो चिंतन करता है। और जो किशोरावस्था में होता है, याद रखिए, अमूर्त चिंतन होता है, मतलब आदमी अपने आप में कोई बात सोच ही रहता है, मतलब दीवा सपन उसमें ज्यादा रहता है, मतलब सोचता है कि हम मतलब कोई मतलब बड़ा कि हम आईएएस बनेंगे तो इससे शादी करेंगे उससे शादी, मतलब ये अमूर्त चिंतन में बहुत ज्यादा रहता है किशोरावस्था में। तो पहला बात है कि आपका तो ए नंबर होगा नहीं, तो आपका ए नंबर ऐसे ही ऑप्शन कट गया। ये बाल्यावस्था रहता तो ये ऑप्शन सही होता। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि लब्धांक मतलब आईक्यू में अकस्मात वृद्धि। देखिए, अकस्मात वृद्धि नहीं होता है, तो आपका ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक प्रत्थान की घटना बढ़े। देख, संवेगात्मक मतलब कोई गलत मतलब एकाएक मतलब इमोशन बहुत ज्यादा आ जाता है, मतलब संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है, एकदम सही बात है। मतलब इमोशन बहुत ज्यादा मतलब संवेगात्मक रूप से वो भावुक जल्दी हो जाता है, मतलब जल्दी मतलब खुशी, मतलब ये सब मतलब उसमें बहुत ज्यादा किशोरावस्था में होता है। और चौथा है पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, ये तो होगा नहीं। ऐसा बात नहीं कि सब बच्चा पढ़ाई में लापरवाह होता है किशोरावस्था में, एक गलत बात है। लेकिन संवेगात्मक एकाएक दुखी हो जाता है, एकाएक खुशी, मतलब ये सब संवेगात्मक रहता है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं, 8वां नंबर है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन से आप छाट लीजिएगा। पहला है कठोर। देखिए, कठोर हम बोले हैं जहाँ रहे कठोर अनुशासन, ये सब खत्म। दूसरा है
विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने को मौके उपलब्ध करना। देखिए बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए इसका आंसर ये क्या होगा, इसके पीछे भी कारण है कि देखिए अभी चल रहा है बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब बालक के अनुरूप हमको, मतलब बालक के अनुरूप हमको चलना है, मतलब बालक के रुचि, उसकी अभी क्षमता कितना है, उस प्रवृत्ति के अनुसार करना है। तो वही बोला है विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने को मौके उपलब्ध कराएंगे। तो हम ये सही हो सकता है, देख लेते हैं ये सही होगा। फिर अब आगे देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना। देखिए दे हो गया शिक्षक केंद्रित शिक्षा का ये मतलब हो गया, लेकिन अब चौथा देखते हैं यथासंभव क्रियाकलापों का, मतलब यथासंभव मतलब जब मन किया तब। ये आपका होगा नहीं, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए जो पाठ्य योजना था वो आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा की, शिक्षक आया बना के पढ़ा के चला गया, तो ये शिक्षक केंद्र, लेकिन अभी वर्तमान समय बाल केंद्रित शिक्षा चल रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी नंबर एकदम करेक्ट है। देखिए 9 नंबर है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। देखिए विचार किसका है, देखिए एकदम याद रखिए विचार उचार का जहाँ बात होगा ना, आप समझिए किसका बात हो रहा है, तो जीन पियाजे का, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए थे, ये भी याद रखिएगा। और ये संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेज में बांटे हुए थे। संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष था, फिर उसके बाद उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताए हुए थे जो 2 से 7 वर्ष था, फिर थे उसके बाद फिर था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष था, और फिर उसके बाद क्या था कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो क्या था 11 से 15 वर्ष था। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। आपको हलबर्ग तो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे, भी आप याद रख सकते हैं। आप पॉवलोव तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिए थे, आप ये भी याद रख सकते हैं, जो कुत्ता पर अपना प्रयोग किए हुए थे। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, मतलब किस विद्यालय शिक्षा, किस शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ा देने का। देखिए जो हम बोल रहे हैं जहाँ केवल वो लोग शब्द होगा ना, समझ जाइए कि ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। ऐसे अब समावेशी शिक्षा होगा उसको सिर्फ मतलब बालिका शिक्षा को पहचान देंगे, तो पहले ही ऑप्शन कट गया। दूसरा क्या है, वे सभी नियोग बच्चों को शामिल नहीं कर, नियोग मतलब वे सभी नियोग मतलब अच्छा बच्चा को ये पढ़ा सकते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर है जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान में रखे और रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल कर। देखिए मतलब ऐसा मतलब क्लास होना चाहिए जो शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान में रखे बगैर, और इस सबके ध्यान रखे मतलब सभी बच्चे को क्या करे कि शामिल करे, वही विशिष्ट मतलब समावेशी शिक्षा का यही मतलब अर्थ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट सही है। फिर है जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चे को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित कर। देखिए समावेशी शिक्षा का ये गुण नहीं है। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित है तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का मतलब पानी पीने का अभाव है, तो गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा क्या होगी। मतलब एक शिक्षक का बहुत मतलब बहुत समझ सकते हैं ढाब टाइप गांव में मतलब उसका नियुक्ति हो जाता है, जहाँ पर क्या है कि मतलब ग्रामवासी अशिक्षित है, फिर है क्या विद्यालय भवन भी नहीं है, पेयजल का भी अभाव है, तो गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ऑप्शन पड़ेगा विद्यालय भवन का अभाव। देखिए जरूरी नहीं विद्यालय भवन तो आप कोई घर में भी पढ़ा सकते हैं, आप में अति है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है अशिक्षित माता पिता। अशिक्षित माता पिता ये जरूरी नहीं है कि उसको आप मतलब बाधा आपको उत्पन्न करेगा, मतलब हो सकता है लेकिन ये थोड़ा मोड़ा है, लेकिन पढ़ते हैं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि अशिक्षित माता पिता है तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा है समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई समस्या आएगा तो उसको समाधान करने के लिए आप में प्रेरणा होगा तो आप कोई बाधा को दूर कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा मतलब बाधा है कि जो ग्रामीण वहाँ के हैं उनमें समस्या समाधान करने की कोई प्रेरणा ही नहीं है। देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, आप जानते होंगे, तो हमको जब आवश्यकता पड़ेगी तब ना हम आविष्कार कोई चीज़ का करेंगे, हमको कोई चीज़ का आवश्यकता पड़वे नहीं की तो हम कोई चीज़ का आविष्कार नहीं करेंगे। तो इसीलिए सबसे सही कहा गया है कि समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, मतलब उसमें प्रेरणा रहता है समस्या समाधान करने के, तो वो सब मिल बांट के ये सब कर लेते, तो वो सबसे बड़ी बाधा यही है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन पेयजल सुविधा का से कोई दिक्कत नहीं है, जब अथी नहीं है तब बगल से हम यूज़ कर लेंगे, तो आपका क्या होगा ए भी नहीं होगा, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सबसे करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान में मुनिका की समझ अच्छी है, मतलब विज्ञान है उसमें मुनिका की क्या है
बहुत अच्छी जानती है, मतलब समझ अच्छी है, किंतु गणित में खराब है। इसका प्रमुख कारण क्या है? लेकिन गणित में उसका अच्छा पकड़ नहीं है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, पहला है बालिकाएं प्राय गणित में कमजोर होती है। देखिए, ये स्टीरियोटाइपिंग है, मतलब रूढ़िवादिता है ये, मतलब जरूरी नहीं है कि बालिकाएं प्राय गणित में कमजोर होती है। ये आपका पहला नंबर, ये तो कट गया, ये तो होगा नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये तो रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। दूसरा है मोनिका के माता पिता अशिक्षित है। माता पिता अशिक्षित है, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी कट गया। तीसरा है गणित शिक्षण प्रणाली प्रभावी नहीं है। देखिए, जो मोनिका जहाँ पढ़ रही है, गणित की जो क्लास ले रही है, वहाँ पर गणित अच्छा से पढ़ाया नहीं, अच्छा शिक्षण से नहीं पढ़ाते, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब गणित शिक्षण प्रणाली प्रभावी नहीं है, अच्छा से आप कोई बच्चा को पढ़ाएगा वो चीज़ सीखेगा। चौथा है गणित एक कठिन विषय है, तो सबसे गलत बात है। कठिन तो सब गणित जो होता है सबसे सरल विषय होता है, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब चारे तो इस संक्रिया का यूज होता है। इसी चार का यूज करके हम कोई चीज़ को बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, गणित सबसे आसान विषय है, इसमें खाली जोड़ घटाव गुणा भाग ये चार आ गया, समझिए गणित सबसे आसान है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8वीं, मतलब 8वीं की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। मतलब राज्य स्तर पर जो सब स्टेट में, मतलब राज्य स्तर पर कक्षा जो 1 से 8वां तक के जो पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करती है? देखिए, जितना भी स्टेट का जो क्लास 8 तक जो पाठ्यचर्या का निर्माण होता है वो मतलब SCERT, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और यही करती है मतलब राज्य स्तर पर। तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये हो जाएगा। और देखिए, जो केंद्र स्तर पर जितना भी जो केंद्रीय मतलब है विद्यालय है, उस पर कौन? NCERT करती है। तो NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसका स्थापना 1961 में, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि NCERT का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। और जो NCT है, तो जितना BEd DED कॉलेज है, मतलब जितना प्रशिक्षण विद्यालय है, उस पर यह निगरानी और उसकी मान्यता देती है। तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 ईस्वी में। तो NCT की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। याद रखिएगा कि NCT का जो 2014 या 16 करीब में जो बिहार टेट हुआ था, उसमें NCT का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आप बताइएगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, याद रखिएगा। एस्टिमेट कुछ होता नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देती है। मतलब एक्टिविटी बेस्ड जो एजुकेशन होती है, टीचिंग होती है, वो किस पर मतलब आधा बल देती है? तो पहला है सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी। एकदम सही बात है कि देखिए, जब एक्टिविटी बेस्ड होता है, देखिए कोई एक्टिविटी होता है उसमें सभी विद्यार्थी भागीदारी मतलब सक्रिय बधाई लेते थे, ये आपका एकदम सही लग रहा है। और अभी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करना। देखिए, ये तो मतलब हो गया कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा के ले जाते हैं, ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा है ऑप्शन खेलने, मतलब गतिविधि आधारित हम शिक्षण करते हैं खेलने और बल देने के लिए, तो ये तो होगा नहीं, उससे भी हम कुछ सीखते हैं। तीसरा है अनुशासित कक्षा, अनुशासन का बोल रहे हैं, अनुशासन वाला बात जहाँ होगा वो विशेषकर नहीं होता है। तो आपका गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका 12 का हो जाएगा। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होता है? मतलब क्रिएटिवता को बढ़ाने में, क्रिएटिव जो होता है उसको बढ़ाने में सहायक होता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सीखने हेतु सीमित अवसर। देखिए, सीमित का बात होगा, केवल का बात होगा, ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। दूसरा है बच्चों को उत्तर याद वाला बात जहाँ रहेगा वो भी कट जाएगा। तीसरा है किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, मतलब आप कोई समस्या है उसको बता दिया जाए, तो ये सृजनात्मकता का विकास नहीं होता है। डी नंबर देखते हैं ऑप्शन क्या है कि जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाए, मतलब बार बार उसको अवसर दीजिएगा तो जल्दी कोई चीज़ सीखता है, मतलब वो अपने मतलब उसमें सृजनात्मकता का मतलब कुछ अलग अपने से करता है, वही सृजनात्मकता का मतलब होता है। तो आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाए। देखिए, सी नंबर बोला है कि समस्या का हम समाधान कर दिए, उससे सृजनात्मकता का उससे विकास नहीं हुआ। वो तो हो गया शिक्षक केंद्रीय शिक्षा है, आके आप भाषण दे के चले गए, कोई समस्या उसको बता के चले गए, ये नहीं हुआ। बच्चों को आप समस्या दीजिए और उससे आप बार बार अवसर मतलब बार बार करने का अवसर दीजिए, तो अपने उसमें सृजनात्मकता का विकास होगा। तो आपका ये 13 नंबर का डी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए आप क्या कीजिएगा? तो पहला ऑप्शन है इसमें कि पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। ये तो पूरा गलत गलत बात है। कोई आप सुना सकते हैं, मतलब कहानी आप सुना दीजिए कोई महापुरुष का, तो ये सही हो सकता है। दूसरा है चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिया जाना चाहिए,
व्याख्यान तो देना ही नहीं चाहिए, व्याख्यान वाला बात होगा एकदम गलत। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से होगी बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। देखिए कोई भी एक्टिविटी होता है ना क्लास में तो उस पर डायरेक्ट उस पर इफेक्ट पड़ता है बच्चा पर, तो आप बच्चा पर मतलब कोई एक्टिविटी करवा दीजिए, कोई महापुरुष पर आधारित मतलब कोई, तो उससे क्या होगा कि उसमें मतलब चरित्र निर्माण होने की मतलब उसमें आएगी। तो आपका सी नंबर एकदम सही है। और डी नंबर है महापुरुषों की जीवनी बच्चों की पढ़ाई जानी चाहिए। मतलब सुना सकते हैं लेकिन पढ़ाएंगे तो ये तो बहुत फालतू वाली चीज़ हो जाएगा, तो आपका ये होगा नहीं, तो आपका सी नंबर एकदम करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक, या संवेगात्मक है देख लीजिएगा, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होता है, मतलब इमोशनल एवं सोशल डेवलपमेंट अच्छे से होता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर पढ़िएगा, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उनकी भावनाओं को सम्मान किया, एकदम सही है, तब उसमें संवेगात्मक और सामाजिक विकास होगा, मतलब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उनकी भावनाओं को सम्मान किया। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, जब बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने वाला बात होगा तो एकदम गलत। जब बच्चों के कक्षा में एनसीए बोलता है पढ़ना, अंक वाला बात हो जाए ये भी गलत हो जाएगा, कि जब बच्चा में कक्षा में अच्छे अंक लाएंगे तब उसमें कहाँ से विकास होगा। तीसरा डी नंबर है, जब बच्चों को उसकी बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। देखिए ये तो गलत बात है, उसमें सामाजिक विकास कहाँ से होगा, तो ये आपका होगा नहीं। तो बच्चों को अधिक से अधिक, सॉरी ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाए तो उनकी मतलब उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए, मतलब फीलिंग का सम्मान किया जाए। 16 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदिक प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित। देखिए हम बताए हैं कि जो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो चरण है वो 4 चरण बताए हुए हैं। एक है संवेदिक प्रेरक अवस्था, उसी को बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। दूसरा है हम लोग का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है, सॉरी, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जो इंद्रिय जनित जो अवस्था होता है वो होता है जन्म से 2 वर्ष। तो इसमें बच्चा क्या कर सकता है आप सोचिएगा, तो आपको अपने ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहला है विकल्पों के निर्वाचन एवं विश्लेषण करने को। देखिए ये होगा आपको जब बच्चा 12 साल 15 साल का हो जाएगा तब उसमें कोई विश्लेषण करने के होगा, तो उसमें जन्म से 2 वर्ष में तो बच्चा ये करेगा नहीं, तो ऐसे आपका ऑप्शन ए कट गया। मतलब इंद्रिय जाने की अवस्था कितना एज होता है, जन्म से 2 वर्ष, तो आपका ये ऑप्शन होगा। दूसरा है सामाजिक मुद्दों में शुरू, मतलब सामाजिक मुद्दा तो 2 वर्ष के बच्चा कहाँ है। तीसरा है अनुकरण स्मृति और मानसिक निबंध। देखिए अनुकरण का मतलब होता है बच्चा किसी का नकल करता है, तो एकदम सही हो जाएगा, अनुकरण है तो मतलब उसमें शैशवावस्था के गुण है। चौथा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। देखिए तार्किक रूप से करेगा वो मतलब औपचारिक अवस्था या उसी को बोलते हैं अमूर्त अवस्था में, तो आपका ये ऑप्शन भी कट गया, तो आपका सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिकरण से तात्पर्य है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। तो ये इसका क्वेश्चन हम मतलब इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन। देखिए एकदम सही बात है कि जो सामाजिकरण का तात्पर्य क्या होता है कि आप सामाजिक वातावरण में क्या करें, अनुकूलन एवं उसका समायोजन कहते हैं, आपका एकदम सही हो गया। दूसरा है सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपात। देखिए मापदंड और सदैव वाला बात रहेगा तो ये तो गलत हो गया, मतलब कोई चीज़ किसी को अच्छा भी नहीं लगता है, कोई चीज़ खराब भी लगता है, तो सदैव अनुपालन करना यह सामाजिकरण का गुण नहीं है। इस तरह मतलब सी नंबर ऑप्शन है अपने सामाजिक मापदंड बनाना, मापदंड बोले जहाँ भी रहे वो नहीं होगा। और चौथा है समाज में बड़ों का सम्मान। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये क्या हो गया, सामाजिकरण का गुण नहीं हुआ, वहाँ पर सीखना ही बहुत चीज़, तो ये आपका 4 नंबर भी गलत हो गया। तो आपका क्या है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन है समायोजन, ये शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिकरण से तात्पर्य है। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंट है। हम बताया था एक प्राइमरी एजेंट होता है, एक द्वितीयक एजेंट होता है। प्राइमरी एजेंट के रूप में परिवार, उसके निकटतम जो रिश्ता है चाचा चाची ये सब आते हैं। तो देखिए आप ऑप्शन जहाँ परिवार होगा तो द्वितीयक में होगा नहीं, तो प्राइमरी में आता है, मतलब प्राथमिक आता है। देखिए परिवार किस में हो, ऑप्शन काट दीजिए, परिवार इसमें है, परिवार इसमें है और परिवार इसमें है, तो ऑप्शन ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, स्कूल और पड़ोस हो जाएगा। देखिए यहाँ स्कूल और निकटतम, सी नंबर ऑप्शन में क्या है, स्कूल और निकटतम परिवार के सदस्य, ऐसे भी आपका 3 ऑप्शन कट गया और बचा कौन, स्कूल और पड़ोस बच गया। 19 नंबर है शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब समूह को मतलब व्यवहार, उसका व्यवहार का आकलन कर लेगा, मतलब उसका एक्टिविटी क्या है। देखिए पहला है साक्षात्कार। देखिए साक्षात्कार से एक आदमी का मतलब पता चलता है उसका व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। साक्षात्कार मतलब बोल के पूछेंगे तो सब आदमी को बात तो एक बार सुन नहीं सकते,
दूसरा है प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा भी नहीं है, प्रयोग द्वारा हम कई को विद्यार्थी पे एक साथ प्रयोग कर, सब तो नहीं कर सकते। तीसरा है प्रकरण इतिहास, मतलब उसके अब इतिहास के बारे में पहले क्या किया है उसके बारे में पूछेंगे तो उसके व्यवहार का पता चले, एक बार में हम कोई एक ही आदमी से नहीं उसके बारे में पूछे। देखिए चौथा है अवलोकन, मान लीजिए हमें क्लास में सबको बैठा लिए, उसका अवलोकन कर लिए तो उसका व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा। अवलोकन मतलब उसे देख कर, अवलोकन का मतलब होता है अपने हम इंद्रियों से जब किसी का हम अति करते हैं, मतलब इंद्रिय करने का मतलब नाक कान ये सब से जब हम पांच होता है हम लोग का सेंस ऑर्गन, उससे जब हम कोई समूह का व्यवहार का अध्ययन करते हैं वही क्या होता है अवलोकन होता है। तो आपका ये क्या हो गया कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाए। मतलब अवलोकन का मतलब होता है कि जब हम अपने सेंस ऑर्गन से जब हम किसी का व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो अवलोकन कहता है। जैसे हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर के एग्जाम में हम लोग बीएड वाला तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में जाते हैं अवलोकन करने, तो वहाँ क्या होता है कि शिक्षक पढ़ाते हैं और हम लोग पीछे बैठकर ये देखते हैं कि क्या एक्टिविटी है उनका, ये सब चीज़ देखते हैं, तो अवलोकन हुआ, मतलब उसी को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ सब आप देख सकते हैं। 20 नंबर है कक्षा का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है, एक उदाहरण किसे है। देखिए आप पॉलोव का अनुबंधित सिद्धांत पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है कि बच्चा को सॉरी कुत्ता को एक घंटी का आवाज़ दिया जाता है, मतलब घंटी और खाना दोनों दिया जाता है तो उसमें लाल उत्पन्न हो जाता है। फिर दूसरा बार क्या होता है कि किया जाता है, मतलब घंटी बजने के कुछ देर बाद मतलब भोजन दिया जाता है तो उसमें लगता है कि उसको कि भोजन मिलेगा तो उसमें लाल उत्पन्न हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि घंटी बजाया जाता है लेकिन भोजन नहीं दिया जाता, फिर भी उसमें क्या लाल उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए तो वही कहा जा रहा है कि एक शिक्षक किसी को मार दिया, कोई विद्यार्थी को मार दिया तो उसमें डर हो गया कि फिर वो शिक्षक हमको मारेगा, तो वो क्या हो गया कि अनुबंधित सिद्धांत का उदाहरण है। देखिए संज्ञानात्मक होगा ना, संज्ञान मतलब बुद्धि से होता है तो होगा नहीं। दूसरा है सामाजिक अधिगम से, समाज से रिलेटेड है। और गेस्ट्रवाद सिद्धांत जो पूर्ण से अंश की ओर जाता है तो ये आपका वो नहीं थे, आपका अनुबंधित सिद्धांत हो गया। जो पॉर्लव दिया गया, पॉर्लव जो पीबी जो पॉर्लव थे वही दिए थे, ईपी पॉर्लव नाम था, वही दिए हुए थे जो रूसी मनोवैज्ञानिक थे और कुत्ता पर प्रयोग किए हुए थे। 1904 ईस्वी में मुझे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, याद रखिए चिकित्सक क्षेत्र में। 21 नंबर क्वेश्चन है कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। देखिए जो सीखना होता है वो जन्म से पहले भी सीखता है और जन्म के बाद भी सीखता है, तो याद रखिए ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन जब उसे विद्यालय में प्रवेश दे, पहले भी सीखता है, जन्म लेने के तुरंत बाद ही सीखने लगता है। जब वो बोलना शुरू करता है ये भी नहीं होगा, जब वो घर से बाहर निकलते हैं ये भी नहीं होगा, अपने जन्म से ही। देखिए सबसे सटीक आंसर है, और जन्म से पहले भी सीखता है। इसका उदाहरण आप वहाँ याद होगा महाभारत काल में देख सकते हैं, जब अभिमन्यु अपने माता के गोद में था तो उस समय अपने पिता के द्वारा जो कहानी सुनाया गया था उसमें वो चक्रव्यूह तोड़ने का कला सीख लिया था, मतलब लूर सीख लिया था, जो 6 द्वार सीखने का लूर सीख लिया था। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि का द्विकारक मतलब द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो देखिए जो स्पीयरमैन है वो द्विकारक सिद्धांत दिए, एक बोले हुए थे एक विशिष्ट बुद्धि होता है और एक समान बुद्धि होता है, मतलब समान बुद्धि सब में एक जैसा होता है लेकिन विशिष्ट बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, ये द्विकारक सिद्धांत है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है, मतलब नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पर स्तर होगा अवस्था नहीं होगा, याद रखिएगा यहाँ पर स्तर होगा, लेवल स्तर होगा, स्तर स्तर होगा। तो देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। देखिए पहला है पाक रूढ़िगत, जैसे हम लोग इसे पूर्व परंपरागत स्तर भी बोलते हैं। दूसरा है रूढ़िगत मतलब परंपरागत स्तर। तीसरा है संवेदिक प्रेरक और चौथा है पश्चात रूढ़िगत मतलब उत्तर परंपरागत। देखिए जो संवेदिक प्रेरक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ये पियाजे द्वारा दिया गया था, जो 4 चरण वही बताए हुए थे, तो ये आपका पियाजे द्वारा दिया, कोहलबर्ग द्वारा ये 3 दिया गया है और इसके सब में 2-2 अवस्था बताए गए हैं। तो याद रखिएगा कि 3 स्तर बताए थे कौन, कोहलबर्ग ने, और कोहलबर्ग ने प्रत्येक जो स्तर था उसमें 2-2 अवस्था यानी 6 अवस्था और 3 स्तर बताए थे, याद रखिएगा। कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो स्किनर है और 1954 ईस्वी में दिए हुए थे और अमेरिका के क्या है मनोवैज्ञानिक, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है विकास में वृद्धि क्या है। देखिए विकास और वृद्धि क्या होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, माने एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आपका क्या है, जैसे आँख और रोशनी एक दूसरे के पूरक है, मतलब आँख के बिना रोशनी का कोई काम नहीं है
और रोशनी के बिना आँख का कोई काम नहीं, मतलब एक नहीं रहेगा तो दूसरा हम नहीं देख, जैसे मान लीजिए कोई दिन है और अंधा है, आँख नहीं है उसके पास तो कोई वस्तु नहीं देख सकता है। हमारे पास आँख है, रोशनी नहीं तो हम कोई वस्तु नहीं देख सकते। वही क्या है कि पूरक का मतलब ये होता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। एक दूसरे के विरोधी होगा नहीं, एक दूसरे के समान तो होगा नहीं, दोनों अलग अलग है। अब विकास में ही क्या होता है, वृद्धि शामिल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो थैंक यू।